बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल हमारा रिएक्ट जेएस से मुतालिक है और इसमें कंप्लीट यूआई हम बनाना सीखेंगे रिएक्ट के ऊपर। इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग शामिल होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शामिल होगी, फॉर वाइल डू वाइल भी लूप है हमारा, और उसके साथ जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का जो हिस्सा है एरे फंक्शन, ये सब हम कंप्लीट इसमें बनाना सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। उसके अलावा हम करेंगे बैक एंड पे काम, और बैक एंड नोड के ऊपर काम करके हम उसको कनेक्ट करेंगे अपने इस फ्रंट एंड यूआई रिएक्ट के साथ। तो ये हमारा ट्यूटोरियल इसी तरीके से इंशाल्लाह चलेगा। जो मेरा कोर्स अभी चल रहा है, तो स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये ट्यूटोरियल एक बनाए ताकि जो क्लास में आप पढ़ा रहे हैं वो हम देख सकें वीडियो के ऊपर। तो बेसिक मकसद इसका ये कि ऑलरेडी एक बना हुआ है ट्यूटोरियल रिएक्ट का इस चैनल के ऊपर, मगर जो है स्टूडेंट्स की वजह से मुझे ये दोबारा अगेन बनाना पड़ रहा है। इसकी खास बात ये होगी इस ट्यूटोरियल की, इसमें आपको वॉइस जो है वो बेहतर अंदाज में कोशिश करूँगा मिले आप लोगों को, और जो विजुअल है मतलब कि जो टेक्स्ट था वो थोड़ा अपने लैपटॉप के ऊपर किया था, तो उसमें फॉन्ट्स वगैरह थोड़े छोटे थे, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही थी। तो कोशिश होगी कि जो ट्यूटोरियल है ये बने बड़े फॉन्ट्स के ऊपर कोडिंग करते हुए। तो बस हम स्टार्ट ही करेंगे और थोड़ा बहुत जान पहचान कर लेते हैं रिएक्ट की। रिएक्ट बेसिकली क्या है कि फ्रंट एंड बनाने की लाइब्रेरी है, फेसबुक ने इसको क्रिएट किया है, और इसके ऊपर जो है आजकल ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो रिएक्ट के ऊपर जानी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डूम ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रू जो कंपोनेंट्स के ऊपर काम हो रहा होता है, हमारा पूरा पेज रिफ्रेश होगा, एक स्पेसिफिक कंटेंट जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं रिएक्ट यूआई को इस्तेमाल करते हुए। ओपन सोर्स लाइब्रेरी जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है इसमें लिखा हुआ है, और जो है इसमें जो है आप कनेक्टिविटी बैक एंड की जो है वो नोड के ऊपर करते हैं। अच्छा, आप जो मैं इसके ऊपर काम भी जो करूँगा नोड के ऊपर ही रहते हुए करूँगा। नोड क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। नोड बेसिकली जो है आपका जो जावा स्क्रिप्ट है उसको रन करने का एक इन्वायरमेंट है। पहले ये होता था कि जावा स्क्रिप्ट जो है उसको रन करने के लिए हमें ब्राउज़र का सहारा लेना पड़ता था। हर ब्राउज़र के अंदर कोई ना कोई इंजन मौजूद होता है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि क्रोम के ऊपर V8 नाम का जावा स्क्रिप्ट इंजन है जो कि रन करता है जावा स्क्रिप्ट को। एज के ऊपर चक्रा है, फायरफॉक्स के ऊपर स्पाइडर मंकी है, सफारी के ऊपर जावा स्क्रिप्ट 4 है, वेबकिट। ये नाम है उन ब्राउज़र्स के जिनके ऊपर ये इंजन मौजूद है। अगर ये इंजन मौजूद नहीं होता जावा स्क्रिप्ट का, तो आप जो है जावा स्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते। तो हम नोड से पहले हम करते ये थे, जब जावा स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते थे तो कोई भी हम कोडिंग करते थे उसका आउटपुट हमें नज़र आता था ब्राउज़र के ऊपर, चाहे वो कोई सा भी ब्राउज़र, हर ब्राउज़र का अपना जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है। तो उसके अलावा जो है हम उसको रन करके नहीं देख सकते थे, मगर जब नोड आई और हमने नोड के ऊपर इस पर काम किया, तो नोड के ऊपर जावा स्क्रिप्ट ना सिर्फ जावा स्क्रिप्ट रन हो रही है, बल्कि उसके अलावा आप इसके ऊपर सर्वर एंड की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आखिर में इस ट्यूटोरियल के जितने भी ट्यूटोरियल बनेंगे उसमें इंशाल्लाह हम आखिर में जो है इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम माई सिक्वल और मोंगो डीबी को कनेक्ट करेंगे अपने रिएक्ट यूआई के साथ। तो बस यही चीज़ें हैं, और तो कुछ चीज़ें नहीं है बताने के वाले से, छोटी-छोटी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र के ऊपर लिखना है डाउनलोड वीएस कोड। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो नोड इंस्टॉल करने से पहले वीएस कोड को बंद कर देगा, और नोड इंस्टॉल जब हो जाए उसके बाद ही फिर आप उसको ओपन करिएगा, वरना फिर जो है आपको दोबारा बंद करके वीएस कोड ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो टर्मिनल के ऊपर लोड नहीं हो पाती है। ओके, तो सबसे पहले हम वीएस कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। विंडोज़ के इन्वायरमेंट के ऊपर हमें काम करना है, तो विंडोज़ के हवाले से मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ वीएस कोड को। वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा तो उसकी इंस्टॉलेशन सिंपल नेक्स्ट 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 करके ही है, और कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास जो है ये वीएस कोड इंस्टॉल होगा। वीएस कोड मेरी जो अगर आप कोई भी एडिटर यूज़ करें, कोई भी आईडीई यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट के लिए, तो भले से आप यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये होगी कि आप लोग वीएस कोड को इस्तेमाल करें, क्योंकि वीएस कोड के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे, जैसे मैं भी आगे आपको बताऊंगा। अगर मैं कमेंट्स कर रहा हूँ तो कमेंट की शॉर्टकट की जो है वो जावा जावा स्क्रिप्ट के लिए अगर यूज़ हो रहा है कमेंट, तो वो अपने हिसाब से करेगा, फ्लटर के लिए अपने हिसाब से करेगा, एचटीएमएल के कमेंट अपने हिसाब से कर रहा होता है। तो ये फ़ायदा है, अगर आप वीक इन्वायरमेंट अगर आपको इससे जान पहचान हो जाएगी वीएस कोड के साथ, तो अगर आप यहाँ पर अभी रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको फ्लटर के ऊपर जाते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये डाउनलोड हो गया है।
डाउनलोड करने के बाद जो है मैंने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन जो है इसकी सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके होगी और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करूँगा और ये ओके क्रिएट शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो VS कोड जो है ये इंस्टॉलेशन हो रही है। VS कोड जब इंस्टॉल हो जाएगा और ऑलरेडी हो सकता है बहुत से जो डेवलपर्स हैं, जो बहुत से जो ट्यूटोरियल देख रहे हैं उनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्च नहीं करना मुझे अभी। मैं इसको फिलहाल फिनिश कर देता हूँ। ओके, अब मैं आऊँगा दूसरे ब्राउज़र पे। मैं यहाँ पर कहता हूँ डाउनलोड नोड। तो मुझे जो है node.js.org की वेबसाइट पहला लिंक मिलेगा। यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मिलता है विंडोज इंस्टॉलर करना है, या जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हवाले से आप इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लिएगा। मैं विंडोज इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। विंडोज इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे ये इंस्टॉलर मिल जाएगा और इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है मैं चेक कर सकता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पर कि रन हुआ है या नहीं हुआ, इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ओपन करूँगा। इसकी इंस्टॉलेशन भी सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट है। आई एक्सेप्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पर देख लिएगा सब चीज़ें इनेबल हूँ, नेक्स्ट और नेक्स्ट करना है इंस्टॉल। ओके, तो ये सारा जो ब्राउज़र था हम इसको बंद कर देते हैं। हमें इसका काम अब नहीं है इंस्टॉलेशन होने के बाद। ओके, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप कमांड ये फिनिश कर जब हो जाए इंस्टॉल तो आप इसको ब्राउज़र को बंद कर दें और यहाँ पर मैं CMD लिखता हूँ। CMD लिखकर जो है अगर मैं इस जगह पर लिखता हूँ कि नोड स्पेस डैश डैश वर्जन, तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास नोड इंस्टॉल हुआ है और इस वक्त नोड का जो आपके पास वर्जन है वो है वर्जन 18.12.1। तो ये नोड का वर्जन है जो कि मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। ओके, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमने ये करना है कि हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। ये VS कोड है हमारे पास। VS कोड ओपन हो गया हमारे पास। ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो जो भी इन्वायरमेंट आपको पसंद आए वो आप रख लें। ओके, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ओके हम यहाँ पर यही इन्वायरमेंट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बस ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंट सिलेक्ट हो गया है और यहाँ फाइल में जाऊँगा मैं। फाइल इस जगह पर मैं अगर कोई भी नोट के ऊपर फाइल चेक करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से चेक करूँगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बल्कि फाइल नहीं, टर्मिनल हम यूज़ कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ नोट स्पेस डैश डैश वर्जन। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है और मुझे यहाँ पर भी आउटपुट दिखा रहा है कि नोट का वर्जन 18.12 इंस्टॉल है। ओके, इसको बंद कर दूँ VS कोड को। VS कोड का काम ख़त्म हो गया है हमारा। और अब मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके से प्रोजेक्ट बनाना बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये करना है कि आप किसी भी लोकेशन पर बनाना चाहते हैं अगर अपने प्रोजेक्ट को, जो आपको लोकेशन पसंद हो, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव रख सकते हो, तो उस लोकेशन का आप इंतखाब कर लें और उस जगह पर जाकर, जैसे मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ my_react_code। इस फोल्डर के अंदर जो है मैं अपने ट्यूटोरियल के जितने भी कोड्स हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर सेव करूँगा। मैं इस जगह पर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर ओनली राइट क्लिक नहीं करूँगा। जब मैं राइट क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर पावर शेल का आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, मगर शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर ओपन कमांड विंडो हेयर, ठीक है, आई थिंक यही बात जगह पर ओपन पावर शेल आ रहा होगा और मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन कमांड विंडो हेयर। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर ये कमांड विंडो मिल गई है। कोई भी नाम हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसे चेंजेस होती रहती है, तो उससे परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए कहाँ पर हूँ, डी ड्राइव पर, और डी ड्राइव पर जो मेरा फोल्डर बनना है my_react_code, तो इस जगह पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। रिएक्ट मतलब UI बनाने का प्रोजेक्ट में क्रिएट करूँगा इस जगह पर। तो हमेशा जब भी आपने यहाँ पर क्रिएट करना है तो आप कमांड याद रखने में यहाँ पर मैग्नीफायर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि
ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए। तो जो कमांड है आप लोग देख लें, कमांड है मेरी npx स्पेस क्रिएट अंडरस्कोर नहीं है, डैश है, क्रिएट रिएक्ट डैश APP ऐप। ये वो कमांड है npx की, ये वो आर्ग्यूमेंट है जिसके जरिए हम अपना UI का प्रोजेक्ट बनाएंगे, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे। किसके ऊपर बनेगा? फ्लटर के ऊपर बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर करता हूँ अपना PRJ1 कर दें इसका नाम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में बनाऊंगा PRJ या प्रोजेक्ट 1 या PRJ कर दूंगा, इसको PRJ1 करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देखें एरर आ जाएगा मेरे पास और बोलेगा कि आप रिएक्ट के ऊपर जो है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये देखें कि अगर आपके पास npx जो क्रिएट रिएक्ट का नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है मेरे पास, इस वजह से ये मैसेज आया। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यस नहीं करेंगे तो आप प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। ये वन टाइम का है, जब भी आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे अपने नोट को, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो कमांड है उसको आपने इंस्टॉल फर्स्ट टाइम करना होगा। तो यहाँ पर इसको मैं वाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो है ये क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो कमांड है वो इस वक्त जो है चल जाएगी, इस वक्त रन हो गई है। ओके, npm इंस्टॉल ये हो गया, अपडेटेड हो गया। अब मैं अगेन उसी कमांड को यहाँ पर लिखूंगा। कमांड आपके सामने है, क्या है? npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप। और मैंने यहाँ पर गलती से गलत दिया है नाम, मैं यहाँ पर कैपिटल P को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि गलत बात है, और इसके ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये देखिए इस जगह पर बता रहा है कि आपका जो नाम है प्रोजेक्ट का वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए। तो इस मिस्टेक को आप लोग मत करिएगा UI प्रोजेक्ट बनाते हुए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल में नाम लिखना है, प्रोजेक्ट 1 कर दें, या जो आपको नाम बेहतर लगे वो नाम रखिएगा, मगर कैपिटल में नहीं होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का नाम। एंटर करूंगा, जब एंटर करूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये तकरीबन 2-3 मिनट लेगा, डिपेंड कर रहा होगा इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये जो है आपके पास प्रोजेक्ट जल्दी क्रिएट कर देगा, वरना हो सकता है कि 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। ये इंटरनेट से छोटी छोटी मुख्तलिफ फाइल्स हैं जो हज़ारों की तादाद में होंगी, वो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर आपको पैकेज बनाकर रख देगा, जिसके ज़रिए जो है हम यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद फिर हमें आगे किस तरीके से काम करना होगा। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन हो गई है हमारे, इंस्टॉलेशन सॉरी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है हमारे पास यहाँ पर। और मैं इसको थोड़ा मैग्नीफायर को भी कम कर देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। ओके, तो आप देख रहे हैं जब हमने कमांड को रन किया था तो हमारे पास ये कमांड जब चली थी तो इसने जो है हमारे पास ये देखिए मैंने यहाँ से दिया था, इसने एरर दिया था कैपिटल वाला, इसका मैंने अगेन कमांड चलाई थी, और ये अगेन कमांड कहाँ चली मेरी, ठीक है जी, ये कमांड चली हमारी क्रिएट प्रोजेक्ट का। अच्छा, ये स्मॉल प्रोजेक्ट वाला, ये देखिए ये मैंने कमांड चलाई थी इस जगह पर। उसके बाद फिर ये चलना शुरू हुआ, ये सब चलता रहा, ये 3 से 4 मिनट लगे मेरे को, और ये इंस्टॉलेशन हुई है, इसके प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हमें बोलना है कि आप npm स्टार्ट करके जो है अपने इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। अब वो कहाँ से होगा, कैसे रन होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर चीज़ें समझ में ना आ रही तो वीडियो को पीछे रिवर्स करके आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का काम खत्म हो गया, पावर शेल का काम खत्म हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पर क्रिएट हुआ है, डी ड्राइव में माई रिएक्ट कोड के अंदर प्रोजेक्ट 1 के नाम से मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करके देख लेता हूँ, यह आपको नजर आ रही होगी। अगर मैं इसका चेक करना चाहूँ प्रॉपर्टी की कितनी फाइल्स हैं,
तो ये आपको देखें हज़ारों की तादाद में फाइलें आपको बता रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो क्रिएट हुआ है 85.7 MB का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो कमांड है उसने क्रिएट करके दिया है। अब मैं यहाँ पर एक आपको ये भी एक मशवरा दूंगा कि अगर 218 MB का सॉरी बनाए, अगर किसी वजह से आपके पास, आप बिगनर से अगर किसी वजह से कोई एरर आ जाता है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, तो प्रोजेक्ट को डिलीट करके नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ नहीं सीख रहा होता हूँ, अगर कोई न्यू चीज़ मैं सीख रहा होता हूँ और अगर उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को डिलीट करके दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैं जो हूँ सही से सीख सकूँ। परेशान मत होइएगा, अगर डर डर के इसमें सीखेंगे प्रोग्रामिंग तो कभी भी आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। ओके, तो इसका काम खत्म, बंद कर देते हैं इसको। याद रहेगा डी ड्राइव में माई रिएक्ट कोड के अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर है हमारे पास। वीएस कोड को मैं ओपन करूंगा, वीएस कोड हमारा ओपन हो रहा है, ये वीएस कोड ओपन होगा। गेट स्टार्टेड की जो विंडो होती है मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस जगह पर प्रोजेक्ट को ओपन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले, वो आपकी जो प्रोग्रामिंग की जो लाइफ है इसको आसान कर देगा। आप जो है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बिगिनर्स के लिए, जो कमांड्स याद, जो बड़ी बड़ी कमांड्स हैं उसको जो है, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है उसको याद करने से बेहतर है कि आप कुछ 2-3 कैरेक्टर लिखें तो वो पूरा का पूरा साइंटिस्ट आ जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप उसको इंस्टॉल कर लें, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को कि आपको रट्टा जो लगाना होगा शुरू में वो बहुत कम लगाना होगा। तो हम इंस्टॉल करेंगे सिंपल रिएक्ट स्निपेट, देखिए ये नाम है इसका, सिंपल रिएक्ट स्निपेट। इसकी डाउनलोडिंग में आप देख सकते हैं कितने में हुई है, और ये देखें यहाँ पर मैं आके इंस्टॉल करूँगा तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी। ये इंस्टॉल जब हो जाएगा तो इसका फ़ायदा देखें यहाँ पर बता रहा है कि आपने आसानी के साथ जो है पूरा सिंटैक्स लिख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये अनइंस्टॉल जब लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्टॉल हो गया है। इस विंडो को मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास इस जगह पे आया था एक्सटेंशन विंडो पे, वीएस कोड के ऊपर बहुत से एक्सटेंशन होते हैं, अभी फिलहाल हम इसी एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल के ऊपर, जो कि मेरे पास अभी ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट जो बड़ा कर दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है, कोड नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल से अब ये वाज़ेह हो गया है। अगर टर्मिनल विंडो आ रही है तो मैं इसको बंद कर दूँ ताकि दोबारा से टर्मिनल विंडो ओपन करूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके का वीएस कोड ओपन हुआ है। फाइल के पास जाऊंगा, फाइल में याद रखिएगा ओपन फाइल मत करिएगा, ओपन फोल्डर करिएगा। बिगिनर्स ध्यान से इस चीज को नोट करते हैं। ओके, डी ड्राइव में प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पर डी ड्राइव लिखता हूँ। मेरे पास डी ड्राइव आ गई है यहाँ पे, और डी ड्राइव में आप लोग को मालूम है कि मैंने कहाँ पर प्रोजेक्ट माई रिएक्ट कोड के अंदर मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर गलत फोल्डर ओपन करेंगे आपको कमांड लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सीडी करके बैक करना होगा या सीडी करके प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ेगा। तो आपके पास प्रोजेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसका नाम है प्रोजेक्ट 1, इसको सिलेक्ट किया। अब इस जगह पर मैं सिलेक्ट फोल्डर करूंगा, ध्यान से करिएगा। कोई यहाँ से आप नोड मॉड्यूल या इस तरीके से एसआरसी को आप अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास जो है, अच्छा ये मैसेज अगर आएगा तो यहाँ पर यस आई ट्रस्टेड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने गलत फोल्डर ओपन कर लिया, मैंने एसआरसी को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, ये मैंने गलत काम किया, ऐसा नहीं करिएगा। ओके, फाइल में जाऊंगा, ओपन फोल्डर पे जाऊंगा, ओपन फोल्डर में जो भी मेरे पास डी ड्राइव ई ड्राइव जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट सेव किया उसके अंदर प्रोजेक्ट को क्लिक किया, और प्रोजेक्ट क्लिक करके मुझे ये 3 फोल्डर नजर आ गए। तो ये देखिएगा कि कोई भी फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट ना हुआ हो। ओके, सिलेक्ट फोल्डर अब करेंगे तो अब आपके पास ये देखें यहाँ पर ओपन हो जाएगा पूरा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने पब्लिक फोल्डर ओपन कर दिया, गलत कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। ओके, मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट है, सब कुछ अनसिलेक्ट हुआ है, सिलेक्ट फोल्डर करूंगा तो अब देखता हूँ, ये देखें अब मेरे पास बिल्कुल सही फोल्डर ओपन हुआ है जिसके अंदर ये 3 फोल्डर नजर आ रहे हैं, और ये 1 2 3 4 फाइल्स मुझे नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि मैंने अब सही फोल्डर ओपन कर लिया है। तो ये जो एसआरसी का जो फोल्डर है इसके अंदर जो मुख्तलिफ फाइल्स हैं, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल, ये सब चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, और अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने एचटीएमएल और सीएसएस के ट्यूटोरियल का, आप उसको देख लीजिएगा इस कोर्स को करने से पहले। तो एचटीएमएल और सीएसएस अगर नहीं आती है तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कोशिश तो करूंगा कि चीज़ें समझाऊँ, मगर बेहतर है कि एचटीएमएल सीएसएस आप लोग करने पहले तो अच्छा होगा ये कोर्स करना। ओके,
तो SRC में आपके मुख्तलिफ CSS, जावा, STP सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रन करना सीखता हूँ। क्या मैं भी सब चीज़ों को SRC या पब्लिक जो है इन सब चीज़ों को मैं भी नहीं देखूंगा। रन करने के लिए प्रोजेक्ट को आप करना ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे, टर्मिनल आपको नजर, मेरे पास विंडो बड़ी हो गई तो इसकी वजह से मेनू छोटे हो गए। ये टर्मिनल विंडो यहाँ पर आ रही होगी। टर्मिनल पे आ जाकर आपने करना है न्यू टर्मिनल पे क्लिक। जब आप न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने जो कमांड देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसको कमांड देंगे npm start। npm start जब आप लिखेंगे तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है, जो UI है, जो आपका फ्रंट एंड है, ये जो पीडीडी जो बना बनाया हुआ है, अलाउ कर दे फर्स्ट टाइम में पूछ रहा है। ओके, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जो UI है, ये आपका रन हो जाएगा। ये हमें बता रहे थे कि मेरे जो राउटर है उसने मुझे IP मेरी बता दी। ये IP अगर मैं चाहूँ तो अपने मोबाइल के ऊपर से भी इसको मैं रन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर मेरा मोबाइल जो राउटर से कनेक्ट होगा तो मैं यहाँ पर इस IP के जरिए जो है ब्राउजर पे लिखूंगा तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है मैं अपने मोबाइल पे या दूसरी स्क्रीन पर नजर देख सकता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो रहा है। अभी ब्राउजर के ऊपर बाय डिफॉल्ट से जो ब्राउजर वो ओपन नहीं किया, मैं वेट करता हूँ कि ब्राउजर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मैं इसको खुद से भी क्लिक करके यहाँ पर जा सकता हूँ। अच्छा, ये मैसेज आया था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो मैं कहाँ पर करना चाहता हूँ, मैं अगर जिस भी ब्राउजर पे करना चाहता हूँ इसको इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास जो है क्रोम के ऊपर डिफॉल्ट में ये मेरे पास प्रोजेक्ट रन हो गया है। अगेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C, ठीक है, यस किया, प्रोजेक्ट मेरा बंद हो गया है। अभी मैं यहाँ पर इस पर जाकर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर नहीं आएगा नजर, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। ओके, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा अपने इस UI प्रोजेक्ट को, मैं लिखूंगा npm स्पेस स्टार्ट। जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है ये ओपन हो जाएगा। सिलेक्टेड कोई भी ब्राउजर होगा उसके ऊपर, देखिए मैंने एक दफा सिलेक्ट कर लिया था क्रोम, तो अब ये मुझे बार बार नहीं पूछ रहा। तो मेरे पास क्रोम के ऊपर ही ये जो मेरा UI है ये रन होकर मुझे दिखाता रहेगा। ओके, टर्मिनल को थोड़ा सा मैं कम कर दूं, मेरे पास टर्मिनल का काम नहीं है। अगर आपने गलत फोल्डर ओपन किया होता तो आप जो है npm की कमांड नहीं रन कर पाते, उधर एरर आ जाता, बोलता है कि npm जो है वो नहीं रन कर पाएगा आपके प्रोजेक्ट को। इस तरह का कोई एरर आपको मिल जाएगा। ओके, SRC के फोल्डर के अंदर app.css है, app.js है, index.css है, index.js है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान में बिठा लें कि जो सबसे पहला जो रिएक्ट का UI का प्रोजेक्ट है वो रन करता है index.js को। तो index.js रन कर रही है ऐप कंपोनेंट को, और ऐप कंपोनेंट आपका ये रहा। इस जगह पर जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में यहाँ पर लिख देता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट, Ctrl+S। तो यहाँ पर आपको ये चीज नजर आ जाएगी। देखें, ये खुद ब खुद ही ये चेंज हो गया है। ओके, तो आप चाहे तो इसको किसी एरिया को अगर बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे में जो भी HTML के आपने टैग वगैरह सीखे हैं, Ctrl+S करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ नजर आएगा। स्टाइल वगैरह कैसे देते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मगर अब हम देखेंगे अपना खुद का नया कंपोनेंट बनाकर। जैसे यहाँ पर आप देखें CSS की आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS। देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर जो app.css को इस्तेमाल किया गया है, इंपोर्ट किया है app.css। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो app.css ये रही हमारी, और इसमें देखें ये कलर दिया। अगर मैं इसको कमिट कर देता हूँ, देखिए मैं आपको VS कोड के इस्तेमाल का फायदा देता हूँ, कंट्रोल दबा के मैंने स्लैश दबा, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन सा कमिट चलेगा। इसने खुद ही देखा कि कौन सी लैंग्वेज है और उसी हिसाब से इसने जो है इंटेलिजेंटली जो है इसने जो है कमिट यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, VS कोड वो देख लेता है लैंग्वेज कौन सी, तो उस हिसाब से कमिट कर देगा। अगर HTML है तो उस हिसाब से, C है तो उस हिसाब से, फ्लटर है तो उस हिसाब से। ये लाइन कमिट हो गई है, कमिट मतलब कि ये कोड का हिस्सा नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेरे पास जो है ये जो कलर है वो चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ Ctrl+Z और मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर जो कलर हो ब्लू हो, ओके, तो ब्लू कलर का जो हमारे पास UI जो है वो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है CSS वगैरह अगर नहीं आती तो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।
ओके, तो app.css को मैं बंद कर देता हूँ, app.js को मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहली फाइल कौन सी रन होती है? index.js रन होती है, आपको पता है। अगर आप चाहें तो इनको डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको रहने दे दूँ, कहीं आप लोग परेशान ना हो इस वजह से। मैं अपना यहाँ पर खुद का कंपोनेंट बनाऊंगा। शुरू में मैं आपको क्लास कंपोनेंट से लेके चलूंगा, उसके बाद जो है 4-5 क्लासेस के बाद फिर मैं आपको फंक्शन कंपोनेंट्स बता दूंगा। तो यहाँ पर आपने अगर कोई कंपोनेंट बनाना है तो आप सबसे पहले न्यू फाइल VS कोड के ऊपर जो यहाँ पर न्यू फोल्डर और न्यू फाइल का आपको बटन नजर आ रहा है, आप न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस जगह पर आप यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। तो file1.jsx नाम देना इसका, ठीक है। अगर JS देंगे तो भी कोई मसला नहीं, चल जाएगा, लेकिन JSX कर दे तो ये अच्छा है। ये फ्लटर का एडवांस एक्सटेंशन है, इसको आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो file1.jsx मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, स्मॉल में नाम लिखा हुआ है। मेरी आदत स्मॉल में, मुझे नहीं पता कैपिटल में देने पर एरर आएगा नहीं आएगा, मैंने कभी चेक नहीं किया। आप लोग चेक करना चाहें तो इसको चेक कर लिएगा। मैं हमेशा फाइल का नाम स्मॉल में देता हूँ। ओके, तो फाइल नेम कैपिटल में भी दे देंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों? क्योंकि app.js भी मौजूद है। file1.jsx मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस जगह पर file1.jsx यहाँ पर मेरे को क्रिएट हो गई। अब जो आपने स्निपेट इंस्टॉल किया है, सिंपल रिएक्ट स्निपेट, जो यहाँ पर एक्सटेंशन के जरिए आपने इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। इसका फायदा आप देखें क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे IMRC, ये रट्टा है, शुरू का रट्टा है। आपने शुरू के 1 महीना इसी 2-3 कीवर्ड्स को याद करना है। उसके बाद जब आप इस्तेमाल करते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आपको इन सब की जरूरत है, आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो रटना है इस बात को, अभी IMRC लिखना है, और IMRC जैसे लिखेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। इस लाइन का क्या मकसद है, इसको अभी आप एक तरफ साइड में डालें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको इग्नोर कर दें। तो जैसे ही हम IMRC लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये लाइन आ गई जो कि इम्पोर्ट कर रही है। उसके बाद क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए आपने लिखना होगा CC। ओके, जब CC लिखेंगे, ये दूसरा आपका रट्टा है, और आप डबल C जब लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिंटैक्स इसने क्लास कंपोनेंट का लिख दिया है। मुझे याद नहीं है, या आपको भी याद नहीं है, या बिगिनर से उनको याद करने की अभी जरूरत नहीं है। जब आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 कर्सर ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे। 2 कर्सर मतलब कि आप एक साथ 2 जगह पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई क्लास। अच्छा, ये VS कोड की खासियत है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोक कर भी बताता हूँ। मैं यहाँ पर अगर चेंज करना चाहता हूँ, अल्टर प्रेस करा, यहाँ पर क्लिक किसी भी जगह पर है कि कंपोनेंट पे क्लिक है, मैं चाहता हूँ इधर भी कुछ लिखे तो दोनों पर एक जगह पर लिखे, तो मैं एक कर्सर के साथ में अल्टर प्रेस करके क्लिक करूंगा तो देखिए 2 कर्सर आ गए। अल्टर प्रेस करके क्लिक करूंगा 3 कर्सर आ गए। अल्टर प्रेस करके क्लिक किया 4 कर्सर आ गए। अब मैं जो भी लिखूंगा तो देखिए 4 जगह पर एक साथ दिख रहा है, और 4 जगह पर एक साथ मिटा रहा है, 4 जगह पर एक साथ सिलेक्शन हो रही है। ओके, कंट्रोल है, डिलीट सब कुछ, दोबारा से शुरू करेंगे। IMRC एंटर, ये लाइन आ गई। CC, ये वाली लाइन आ गई। ओके, अब यहाँ पर आपको 2 कर्सर लिखने। अब इस जगह पर आपने अपने कंपोनेंट का नाम लिखना, वो कंपोनेंट जो टैग की शक्ल में आपको मिलेगा रिएक्ट के अंदर, और आप उसको इस्तेमाल करेंगे index.js फाइल, जो पहली फाइल है जिसमें आपकी रन हो रही है उसके अंदर। जैसे कि मैं यहाँ अभी एक्सटेंशन पे मैं यहाँ फाइल पर अगेन आएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगेन सबमिट आया, दोबारा से IMRC CC, और यहाँ पर मैं लिखूंगा माई क्लास 1। कोई भी नाम आप इसको लिख सकते हैं, इसका नाम हमने माई क्लास 1 रख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर स्केप नहीं करूंगा, ओके, तो मैं जब नीचे आऊंगा तो यहाँ पर भी देखिए ये सब चीजें, मेरा जो ये आप कोड जो है ये खराब होना शुरू हो रहा है। तो आप लोगों ने ये याद रखिएगा, जब भी आप CC करेंगे तो आपके जो 2 कर्सर हैं उसको सबसे पहले हटाना भी होगा। CC का ये एंटर किया और आपने अपनी क्लास का नाम लिखा जो कि 2 जगह पर लिख रहा है। ओके, तो उस जगह पर आपने एस्केप का की प्रेस करना ताकि दोनों कर्सर हमारे गायब हो जाए, फिर एक ही कर्सर हो ताकि हमारी कोडिंग खराब ना हो। ये याद रखिएगा। एस्केप किया, एस्केप करने के बाद आपका नीचे वाला कर्सर गायब हो गया। अब आपका ऊपर वाला जो प्राइमरी कर्सर है वही यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर इस जगह पर ये कर्सर मौजूद है। स्टेट क्या होता है ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा UI के ऊपर, क्योंकि UI के जो है वो इजी है, उसके बाद फिर हम डायनेमिक चीजें उसके ऊपर काम करेंगे।
तो ये हमारा कंपोनेंट है जो कि एक्सटेंड हो रहा है कंपोनेंट की क्लास से। ये सारी चीजें क्या होती हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पता चलेंगे, बिगिनर्स अभी इसको इग्नोर करें। अभी वो सिर्फ बात करें रिटर्न, रेंडर, स्टेट, जो हमारी जो सारा काम होगा अभी 5-6 क्लासों में ये इन 3 चीजों के ऊपर चलेगा। इसको अब एक एक करके मैं चीजों को समझाता हूँ। रिटर्न का मेथड आपका जो भी HTML की टैग आपने सीखे हुए हैं वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, वो यहाँ पर चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 और H1 लिखकर मैं लिखता हूँ हेलो IHI। तो हेडिंग 1 के ऊपर जो है मैंने H1 लिखा, सही है। और यहाँ पर जो ये वाला जो ब्रैकेट है ये रिटर्न के बराबर में होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा अगर नीचे आप लिखेंगे। ओके, ये आपने एक कंपोनेंट बना दिया जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ H1 के अंदर हेलो IHI लिखा हुआ आए। अब यहाँ पर index.js में मैं जाता हूँ। index.js में जब मैं जाऊंगा तो इस जगह पर आप अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, जो कि आपके कंपोनेंट का नाम था माई क्लास 1। देखें यहाँ पर क्या नाम है इसका, माई क्लास 1 आपके कंपोनेंट का नाम है। index.js में app1 जो था उसको आपने यहाँ से हटा देना है ताकि आपका खुद का कंपोनेंट जो पहला कंपोनेंट हुआ है, आप अपने कंपोनेंट में मजीद कंपोनेंट भी लेकर आ सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हम इसको हटा रहे हैं, app1 को हटाया मैंने, लेस देन लगाकर मैं लिखूंगा अपने कंपोनेंट माई क्लास 1। ओके, माई क्लास 1 जब मैं लिखूंगा तो आप देखिएगा इंपोर्ट की 5 लाइनें, इंपोर्ट की 6 लाइनें हो जाएंगी। अगर मैं एंटर करूंगा तो मैंने यहाँ पर लिखा तो देखें इंपोर्ट की कितनी लाइन हो गई, 6 लाइन हो गई। यानी कि जो लास्ट में छठी लाइन में उसने लिखा माई क्लास का जो फाइल है उसका नाम भी उसने ऐड कर दिया है मेरे इस कोड के अंदर। अगर मैं एंटर नहीं करता तो हटाया मैंने लेस देन माई क्लास 1, खुद से मैं अगर पूरा लिख देता हूँ और मैं इसकी हेल्प नहीं लेता हूँ, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, सब कुछ ओके है। मगर देखें एंटर ना करने से ये हुआ कि यहाँ पर इसने छठी लाइन को नहीं लिखा है। तो मुझे यहाँ पर अगर आपको छठी लाइन लिखनी होगी तो आप अगर यहाँ पर जैसा आप यहाँ पर खुद से पूरा लिख दें तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इंपोर्ट करके आप लिखेंगे अपने क्लास का नाम, ठीक है। और जब एंटर करेंगे तो ये फॉर्म आ गया। अगर इसमें भी आप एंटर नहीं करेंगे तो आपको ये भी पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, मैं इसको हटाता हूँ और मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि आप किस तरीके से लिखिएगा। माई क्लास जैसी आ गया सिलेक्टेड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। जब एंटर की करेंगे तो ये देखें छठी लाइन ऐड हो गई और मैंने इसको बंद कर दिया। बस ये करना है, कंट्रोल S करूंगा तो मेरी index.js जो है वो अपडेट हो गई और उसके अंदर जो है ये मेरा ये वाली जो फाइल है ये कंपोनेंट जो है यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये माई क्लास 1 के अंदर कुछ भी नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों मैं सेव तो नहीं, ऐसा नहीं, कंट्रोल S नहीं किया। कंट्रोल S किया मैंने, जी मैंने सेव नहीं किया था, कंट्रोल S किया मैंने तो ये सेव हुआ तो यहाँ पर ये नजर आ गया। अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ और मैं यहाँ पर कंट्रोल S के बगैर आऊंगा तो चेंज हुआ हुआ नजर नहीं आएगा, लाजमी मुझे कंट्रोल S करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखें इस जगह पर कंट्रोल S करने पर ये चीज आ गई है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर अगर इस जगह पर इसको हटाता हूँ और कंट्रोल S करूंगा तो मेरी ये जो है कोड रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज थी, ये देखें मैं यहाँ पर एक से ज्यादा कंपोनेंट कैसे पास करूँगा। मैंने कहा H1 और H2 के अंदर आ जाए React.js। ओके, ये H2 में है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप एक से ज्यादा कंपोनेंट पास करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है रिटर्न कि मैं एक ही कंपोनेंट लेकर जाऊंगा। तो ये आप इस तरीके से अगर देंगे, अलग अलग H1 अलग है, H2 अलग है, तो ये कभी भी नहीं जाएगा और यहाँ पर एरर आना शुरू हो जाएगा। आपको वो बोलेगा कि मैं एक वक्त में एक टैग लेकर जाऊंगा। तो सिंपल इसको रैप कर दें, आप करें डिफ के अंदर रैप कर दें, ठीक है। कंट्रोल X किया मैंने, कंट्रोल V, तो मेरे डिफ कंटेनर के अंदर ये दोनों H1 और H2 का कोड जो है वो आ गया। अब मैं 2-3 हज़ार भी टैग्स जो है, जो कंपोनेंट जो है, मैं उसको भेज सकता हूँ डिफ के अंदर। तो हेडिंग 1 में हेलो IHI लिखा हुआ आ रहा है और हेडिंग 2 में React.js लिखा हुआ आ रहा है। अब देखें
एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिसपे मेरे 2-3 घंटे जाया हो गए थे, मैं परेशान था कि क्या मसला है, मैंने सारा कोड सब कुछ सही लिखा हुआ है मगर जो है एरर आ रहा है। अगर आपने गलती से यहाँ पर एंटर कर दिया, ये जो ब्रैकेट है ये आप रिटर्न के बराबर के बजाय आपने कहाँ रख दिया, रिटर्न के बराबर में नहीं रखा और रिटर्न के नीचे कर दिया इसको, या आप 2-3 लाइन नीचे ले आए, तो कंट्रोल एस जब करेंगे तो आपको कोड नजर नहीं आएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस जगह पर ये मिस्टेक नहीं करेगा जो बिगनर्स है उनको। अच्छा यहाँ पर ये भी हटाकर डिव भी डायरेक्ट में पास करता हूँ, लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ों को नहीं लेकर आना चाहता, अभी आप परेशान हो जाएंगे इस वजह से। आप ये देखिएगा आपकी इस जगह पर ये सेमी कॉलन लगा हुआ हो और नहीं भी लगा हो कोई मसला नहीं है, एरर नहीं आता इसमें, चल जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो रिटर्न है इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट शुरू हुआ, ये स्मॉल ब्रैकेट एंड हुआ, इसके अंदर पूरा का पूरा जो लिखेंगे वो आपका चला जाएगा मगर 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 आपने इसको एक डिफ के अंदर लिखना होगा। एक डिफ के अंदर 1,00,000 आप डिफ पास कर दें, 1,000 आप इसमें कंपोनेंट या टैग पास कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इसको उठाकर नीचे रख दे तो अब ये 3 टैग या 3 कंपोनेंट अलग अलग नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। कंट्रोल एस किया तो मेरे पास एक डिफ के अंदर H1 और H2 जो है वो चला गया है। तो ये एक चीज थी, मतलब 2 चीजें थी मैंने आपको बता दी, ये स्मॉल स्मॉल सी चीजें थी और बिगनर्स के पास बहुत ज्यादा आती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक वक्त में अगर आप एक से ज्यादा टैग पास करना चाहते हैं तो उसको रैप करेंगे, किसी भी भले से डिफ के बजाय आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, चला जाएगा। ओके हो गया, रन हो गया, ठीक है, रन हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको नहीं हटा सकता, 2 टैग नहीं जाएंगे अलग अलग। दूसरी अहम बात, जब आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, हो सकता है कि एरर भी आ जाए। तो आपने जो स्मॉल ब्रैकेट है ये इसके बराबर में, ये क्यों है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ये क्या मतलब मैंने इसको देखा है, आप लोग देख लीजिएगा कि ऐसा क्यों है मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई है। लेकिन ये क्या, ये आपका रट्टा है शुरू का और आप इसको ध्यान में रखिएगा, वरना फिर आपके साथ प्रॉब्लम होती रहेगी, आपके 2-3 घंटे ज़ाया हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको छोटी-छोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ी-सी बात हम कर लेते हैं CSS के बारे में। मैं यहाँ पर H1 जो है इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक डिफ। डिफ के अंदर आप स्टाइल देना चाहते हैं, स्टाइल आप देंगे किस तरीके से, स्टाइल इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू में ध्यान रखिएगा ये भी सिंटैक्स से रट्टा है, आपने स्टाइल देना होगा 2 कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में, एक नहीं यूज करिएगा, एक का मैं भी इस्तेमाल आगे बताऊंगा इसी ट्यूटोरियल में थोड़ा सा आगे जाके। वो क्या होता है, आपने यहाँ पर 2 इस जगह पर आपने, क्योंकि ये जो आपका बल्कि छोड़ें अभी मैं नहीं समझा रहा डिक्शनरी वगैरह आप लोगों को, आप परेशान हो जाएंगे, रट लें बस, ठीक है, रट लें। क्या रट लें, जब भी आप डिफ को स्टाइल देंगे और इन लाइन CSS इस्तेमाल करेंगे, इन लाइन CSS के लिए आपने डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टाइल देना होगा। अब जो कुछ भी आपने CSS वगैरह आती है वो सारी आप इसके ऊपर मार दें, कोई मसला नहीं। आपने का बैकग्राउंड कलर कॉलर येलो कर दें, कॉमा विड्थ कर दें 200 पिक्सल, कॉमा हाइट कर दें 400 पिक्सल, कंट्रोल एस किया आपने तो आपको यहाँ पर ये डिव एक नजर आ गया, हेडिंग से नीचे ये डिव आपको मिल रहा है 200 बाई 200, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल गया है। इसके अलावा और क्या क्या CSS और ये CSS के बॉर्डर अगर आपने देना है तो बॉर्डर आपको पता है इस तरीके से देते हैं 2 पिक्सल ब्लू और सॉलिड। अगर CSS और HTML नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन मौजूद, इसको लिंक को देख लीजिएगा, CSS में बता दूंगा। और क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा HTML CSS में, बॉक्स शैडो कॉलम, 4 आर्गुमेंट जाते हैं, आपने 2 पिक्सल स्पेस 3 पिक्सल स्पेस 4 पिक्सल, एंगल शैडो और ब्लर का होता है इसमें ऑप्शन, और कौन से कलर का देना है ये मैं देता हूँ कि ब्लैक। ओके, ब्लैक कलर का शेडो आ गया, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ेगा, ब्लर कम हो गया, ठीक है ना, बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से
ओके ओके कुछ एंगल से कुछ जो है आपकी जो है यहाँ पर वैल्यूज थी जो कि आप कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। ये आपका जो बॉक्स है, जो डिव है, ये आपका बॉक्स शैडो के जरिए आप इसकी वैल्यूज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। येलो ही करना चाहते हैं तो येलो कलर में आप दे दें। येलो कलर बुरा बुरा लग रहा है तो ब्लू कर दें। खैर ये चीज़ आप अपने उस घर पे ट्राई करें। और क्या था आपने रेडियस पढ़ा था, रेडियस बॉर्डर रेडियस, सॉरी मैंने कॉमा नहीं लगाया इस वजह से नहीं है। कॉमा रेडियस, रेडियस आपने पढ़ा था बॉर्डर रेडियस। अगर आप एक ही देंगे बॉर्डर रेडियस तो चारों जो कोने हैं वो इसके चेंज हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 50 पिक्सल, तो चारों जो ये आपके बॉर्डर के कोने हैं वो चेंज हो गए। ठीक है अगर मैं कहता हूँ कि मुझे चारों नहीं चाहिए, मुझे 20 पिक्सल चारों चाहिए और लेफ्ट का मुझे चेंज करना, राइट का मुझे बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस। ठीक है बॉर्डर रेडियस में चाहता हूँ बॉटम राइट और कॉलम 50 पिक्सल, कंट्रोल एस। तो ये यहाँ पर अपने हिसाब से कम हो गया। अगर आप चाहें मजीद कम करना तो मजीद कम हो जाएगा। ओके और क्या पढ़ा था आपने, और पढ़ा था मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं, मार्जिन में अगर यहाँ पे 20 पिक्सल का हो तो ब्राउजर से थोड़ा सा हट जाएगा, बाहर की जो चीज़ें हैं उस हिसाब से ये मार्जिन हमारा हो गया है। ये डिव कॉमा। और क्या पढ़ा था, और इसमें पढ़ा था आपने, अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ हेलो डिव, कंट्रोल एस। ये हेलो डिव लिखा हुआ आ गया। हेलो डिव का फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉमा फॉन्ट साइज कॉलन 20 पिक्सल 40 पिक्सल कर दें। तो ये हेलो डिव बढ़ गया है कॉमा करके। अगर आप इसमें पैडिंग चाहते हैं तो पैडिंग दे दें। पैडिंग दिया मैंने कॉलन 10 पिक्सल। नहीं समझ में आया तो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो HTML जो है वो मैंने बताई हुई पिछले ट्यूटोरियल में, उसको आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर इन लाइन CSS आपने बना दी है इस जगह पर। ओके ये हमारे पास ये डिव हो गया। इस डिव को मैं कॉपी करूंगा तो 2 डिव हो जाएंगे मेरे पास। दूसरा डिव कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। आपको पता है डिव जो है वो लाइन चेंज करेगा, कंट्रोल एस किया मैंने तो 2 डिव हो गए। अगर मैं एक और डिव बनाना चाहूंगा तो ये 3 डिव हो गए। सही है, तो ये 3 डिव जो है वो यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। अब अगर मैं चाहता ही हूँ कि मेरे को बार बार, इतनी बड़ा कोड हो गया ना मेरा, अगर ये 10 डिव होते तो इसका मतलब है कि बार बार ये CSS मुझे लिखनी पड़ती। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठाता हूँ, कट कर लेता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है, आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये देखें, स्टाइल के अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुए और 2 कर्ली ब्रैकेट स्टाइल के अंदर बंद हुए। ओके तो इसके अंदर आपने यहाँ पर ये पास कर दिया। असल में स्टाइल का ये एक ही कर्ली ब्रैकेट है जिसके अंदर आपने ये डिक्शनरी पास की। आप इसको आप जेसन कहना, जो भी आप कहते हैं, नाम आपको अच्छा है। तो ये आपने इसको यहाँ से कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद आप क्या करेंगे, रिटर्न से ऊपर रेंडर के अंदर, ये रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न से ऊपर आप यहाँ पर कॉन्स्ट लिखेंगे। कॉन्स्ट क्या होता है, लेट क्या होता है, वार क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप अभी रट लें, रट लें और यहाँ पर कोई भी नाम दें, माई स्टाइल कर दें, या आप ABCDEF जो भी नाम लिखना चाहते हैं माई स्टाइल करके इज इक्वल टू करेंगे। और इज इक्वल टू करने के बाद कंट्रोल V जो आपने कट किया है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने। ओके तो यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट क्रिएट हो गया जिसका नाम माई स्टाइल है और जिसकी वैल्यू जो असाइन हो गई वो ये डिक्शनरी असाइन हो गई है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग अगर 4 से 5 अलग अलग UI, पीरियोडिक टेबल हो गया, कैलकुलेटर डिजाइन हो गया, कुछ भी आप डिजाइन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप 2 दिन में इसकी UI के और इसकी जो साइंटिक्स वगैरह उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है यूट्यूब वगैरह पर डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
मगर जब तक से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप जो है आगे अपने आप को साबित कर सके, तो उस वक्त तक से आपको जॉब नहीं मिलेगा। फिर आप खुश होते रहेंगे कि अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए, आपको लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, और आप खुश हो जाएंगे, हाँ भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है तभी मुझे जॉब पर नहीं लगा। लेकिन आप अपने आप से सच बोलें कि आप बोलें कि हाँ मुझे काम नहीं आता, मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो जब आप सीखेंगे तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और जो है आपको लोग मिसगाइड करते रहेंगे इसी तरीके से कि जो है ज़्यादती हो रही, जबकि मेहनत नहीं कर रहे आप। तो अपने आप को ब्लेम देना है और अपने आप को जो है करना है कि बताना है कि हाँ मुझे काम नहीं आता, मुझे काम सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट माई स्टाइल 1 के अंदर, माई स्टाइल के अंदर मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पर ये जो मैंने पूरा यहाँ से कट किया था, इस जगह पर मैं ये वाला नाम जो मैंने यहाँ पर माई स्टाइल लिखा है, मैं कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। कंट्रोल भी किया तो ये एरर यहाँ से गायब हो गया। आप इसको एक लाइन में भी अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो कंट्रोल एस किया मैंने, ये देखें तो आपके पास ये देखें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब आप एक चेंज करेंगे तो आपकी सब जगह पर, अगर सब जगह पर दिया होगा तो सब जगह पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें आपके 3 है तो ये 30 हो। अब आपको एक ही दफा लिखना है और उसका सिर्फ वेरिएबल का नाम आप दे देंगे, कांस्टेंट का नाम दे देंगे, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे येलो कलर का नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था स्काई ब्लू, स्काई ब्लू का डिव हो। तो ये स्काई ब्लू डिव आपको मिल गया है। अगर ये आप इस जगह पर ये वाला डिव का स्टाइल जो है आप इसको कॉपी कर लेते हैं, और जो नीचे आपने लिखा हुआ था ये डबल वाले कर्ली ब्रैकेट, इसको आप हटा दें और आप सिंगल अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टाइल का नाम दे देंगे, तो आपके तमाम डिव जो है वो उसी स्टाइल के हो जाएंगे जो आपने लिखा है। तो आप देखिए कोड कितना ज़्यादा आपका सादा हो गया, कितना छोटा हो गया। अब आपकी ये जो खिच पिच सा कोड था वो आप बिल्कुल एक तरीके का हो गया। आपने एक वेरिएबल के अंदर तमाम स्टाइल डिफाइन कर दिया और उस स्टाइल को जो है आपने यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डिफाइन कर। अब अगर लूप के अंदर चल रहा हो या एक से ज़्यादा डिव हो तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका सिंपल कोड हो गया है और आप इस जगह पर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके जरिए आप काम कर सकते हैं। ओके, ये 3 डिव आ रहे हैं हमारे पास। और क्या आपने सीखा था डिव, तो मैं इस पूरे डिव को, इन 3 डिव को मैं रैप कर देता हूँ इस डिव के अंदर। तो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। ये पूरे ये जो 3 डिव थे ये इसमें आ गए। अच्छा, मैं इसको फॉर्मेट अपने कोड को करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो देखिए ये देखें तरीके का और डॉक्यूमेंट हमारा हो गया है। तो इंडेंट से हमें पता चल रहा है कि ये डिव यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये खाली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो। क्यों मैंने किया है खाली? क्योंकि मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट पास करूँगा, नंबर 1 एक और नंबर 2 ये। तो ये इस तरीके से गलत होता है, एक वक्त में एक लेकर जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से लगाया हुआ। और ये जा रहा है कहाँ पर? एक मेथड के अंदर। सही है, समझ में आ रहा है कोड आप लोगों को? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर इस जगह पर मैं एक काम और करता हूँ कि मुझे अगर रिक्वायरमेंट है कि बराबर में डिव चाहिए, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके से बराबर में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनलाइन से इस्तेमाल करता हूँ। स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में जाकर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं इस जगह पर सिंगल ब्रैकेट में नहीं लिखना, अब इनलाइन हो रही है। तो आपने इस तरीके से डबल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप इसके अंदर स्टाइल को दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर स्टाइल देता हूँ डिस्प्ले कॉलन, यहाँ पर सिंगल पोजीशन में दे दें फ्लेक्स। कंट्रोल एस किया तो यहाँ पर ये डिव बराबर में आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जो क्लास है, ये ट्यूटोरियल जो है ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में मजीद CSS और डायनेमिक कुछ स्टेट्स वगैरह को देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे बूटस्ट्रैप वगैरह को। कोशिश करूँगा कि जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो कि मेरी डेली एक दिन छोड़कर क्लास हो रही, जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी की मैं वीडियो बनाऊँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊँ, ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो और जो नए सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये वीडियो देखकर परेशानी ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।